एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी सीमा और अपने बेटे गोपाल के साथ रहता था। रामू के पास एक छोटा सा ठेला था जिस पे वह समोसे बेचकर अपना गुजारा करता था। रामू की पत्नी अक्सर बीमार रहती थी, जिससे वो जो भी पैसे कमाता था वह उसकी दवाइयों में ही खर्च हो जाते थे। इस वजह से घर के हालात काफ़ी खराब थे। एक दिन रामू गांव के चौराहे पर समोसे बेच रहा था, तभी उसका दोस्त रवि वहां पर आता है। और सुना रामू, क्या हाल है? कुछ खास नहीं भाई, जैसे तैसे करके घर का गुजारा चला रहा हूँ। वे दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी रामू का बेटा दौड़ता हुआ उसके पास आता है। पिताजी जल्दी चलिए, अचानक माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अरे ये क्या कह रहा है तू? अचानक क्या हो गया? चल जल्दी चलकर देखते हैं। रवि जरा ठेले का ध्यान रखना, मैं जाकर देखता हूँ कि सीमा को क्या हुआ है। ठीक है कैलाश, मैं ठेले का ध्यान रखता हूँ। रामू और उसका बेटा जल्दी से घर के लिए निकल जाते हैं और घर जाकर देखते हैं कि उसकी पत्नी सीमा चारपाई पर बेजान पड़ी हुई है। रामू, अब मैं रहूं या ना रहूं, तुम गोपाल का ख्याल रखना और उसकी अच्छे से परवरिश करना। नहीं सीमा, ऐसा मत कहो, मैं जल्दी से वैद्य जी को बुला के लाता हूँ। रामू दौड़ता हुआ वैद्य जी के पास जाता है। वैद्य जी जल्दी से मेरे घर चलिए, मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है। वैद्य जी को लेकर रामू वापस घर आता है। रामू, इसकी हालत बहुत नाजुक है, इसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा और जल्दी से जल्दी इसका इलाज करवाना होगा। इसका इलाज शहर में ही हो पाएगा। अब शहर, लेकिन वहाँ जाने में तो अभी 4 घंटे का समय लगेगा और मेरे पास उतने पैसे भी नहीं हैं। रामू, कुछ भी कर मगर देर मत कर, तुझे अपनी पत्नी की जान बचानी है तो उसे शहर ले जाना ही पड़ेगा। रामू किसी तरह उसकी पत्नी को अस्पताल पहुंचाता है। इसके बाद डॉक्टर जल्दी जल्दी उसका इलाज चालू कर देते हैं। सुनिए, इनकी हालत बहुत गंभीर है, लेकिन हम इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जरा यहाँ बैठ जाइए। यह कहकर डॉक्टर वापस अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर वापस बाहर आते हैं। हमें माफ कीजिए, हम उन्हें नहीं बचा सके। रवि ये सुनकर वहीं पर गिर पड़ता है और फुट फुट कर रोने लगता है। दोनों बाप बेटे वहीं पर फुट फुट कर रोने लगते हैं। इसके बाद वह सीमा को लेकर वापस घर की ओर निकल जाते हैं। सभी गांव वाले ये दुखद खबर सुनकर रामू के घर के यहाँ सभी इकट्ठे हो जाते हैं। माँ, मैं बड़ा होकर गरीबों के लिए कुछ करूँगा। जो लोग अमीर होकर गरीबों को ठुकरा देते हैं, मैं उनके लिए इंसाफ करूँगा। सारा गांव गोपाल की बात सुनकर काफी दुखी हो जाता है। सीमा की मृत्यु के बाद रामू टूट चुका था और उसने अपना ठेला अपने दोस्त रवि को दे दिया था, लेकिन वह अब दिन रात खेतों में मेहनत करता था। रामू पर कर्ज का बोझ भी बढ़ चुका था और उसका बेटा भी अब 18 वर्ष का हो चुका था। वह भी दिन रात अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगा था।
बेटा थोड़ी देर आराम कर लो, बारिश हो रही है अब। नहीं पिताजी, मुझे और मेहनत करनी होगी। गोपाल की बात सुनकर रामू गर्व महसूस करता है। एक रोज रामू और उसका बेटा गोपाल दोनों खेत में काम कर रहे थे। तभी गांव का जमींदार भी वहां पर आ जाता है। उसके साथ उसका एक नौकर भी था। ओए रामू, कर्ज की किस्त का क्या हुआ? अभी तक पैसे नहीं दिए तूने? जमींदार जी, बस 1 महीने का और वक्त दे दीजिए। फसल काटने के बाद मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। बस बहुत हो गया तेरा नाटक, अब तेरी जमीन में अपने नाम लिखवाऊंगा। जमींदार उसके नौकर को इशारा करता है और जमींदार का नौकर रामू को धक्का दे देता है, जिससे रामू नीचे गिर जाता है। गोपाल को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है और वह जमींदार से गुस्से में बोलता है, जमींदार जी, आप मेरे पिता को इस तरह से नहीं हाथ लगा सकते। मैं तुम्हें अपनी जमीन नहीं लेने दूंगा। अरे बच्चे, अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है? चल निकल यहाँ से। तभी वहां से गांव का मुखिया गुजर रहा होता है। वह ये सब देखकर वहां पर पहुंचता है। घनश्याम, ये तुम क्या कर रहे हो? मुखिया जी, मैं तो इनसे बस अपना कर्ज लेने के लिए आया हूँ। घनश्याम, ये कौन सा तरीका है तुम्हारा कर्ज लेने का? इस प्रकार लोगों को मारकर क्या उनसे कर्ज लिया जाता है? इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ मुखिया जी, लेकिन क्या करूँ, 2 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन आज तक इसने मेरा कर्ज चुकाने का नाम नहीं लिया। मुझे बस अपना कर्ज वापस चाहिए। मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि अभी कुछ दिनों से मेरे हालात ठीक नहीं थे। मैंने जमींदार जी का कर्ज देने से कभी मना नहीं किया। बस मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए, मैं जल्द ही अपना सारा कर्ज चुका दूंगा। ठीक है रामू, मैं तुम्हें 6 माह का और समय दिलाता हूँ। 6 माह में तुम जमींदार का कर्ज चुका देना। ठीक है मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी के कहने पर जमींदार वहां से निराश होकर गुस्से में चला जाता है। बेटा, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता था, लेकिन हालात ने तुम्हें खेतों के काम में लगा दिया। लेकिन अब तुम आगे की पढ़ाई चालू रखो और मैं काम करूंगा खेतों में। नहीं पिताजी, आप अकेले काम नहीं करेंगे, मैं काम और पढ़ाई दोनों एक साथ करूंगा। गोपाल दिन भर अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और रात भर पढ़ाई करता। एक दिन गोपाल और उसका पिता खेतों में काम कर रहे होते हैं। तभी गोपाल का पिता अचानक बेहोश हो जाता है। गोपाल दौड़कर अपने पिता के पास आता है। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ आपको? गोपाल अपने पिता को जल्दी से अस्पताल पहुंचाता है। डॉक्टर रामू की तबीयत देखने के बाद गोपाल से कहते हैं, गोपाल, तुम्हारे पिता को फेफड़ों की बीमारी है, इनके इलाज में 10,000 का खर्चा आएगा, तुम जल्द से जल्द पैसे ले आओ। गोपाल अपने खेत के किनारे बैठकर सोचता है। उसके मन में यह विचार आता है कि अगर मैं अपना खेत बेच दूं, तो मेरे पिताजी का इलाज हो जाएगा। खेत तो मैं दोबारा भी ले लूँगा। वह अपने खेत बेचने की बात करने के लिए जमींदार से मिलने के लिए चला जाता है। जमींदार जी,
मेरे पिताजी की हालत बहुत ख़राब है, वह अस्पताल में हैं। मुझे अपना खेत आपको बेचना है और मुझे 10,000 रुपयों की ज़रूरत है। आप मेरा खेत ले लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। ठीक है गोपाल, तुम मुझे अपना खेत बेच सकते हो और पैसे ले जाना। और रामू का इलाज हो जाता है और उसकी हालत में सुधार आ जाता है। अब रामू ठीक हो जाता है और वह दूसरों के खेतों में खेती करके अपने बेटे को पढ़ाता है और अपने घर का गुजारा चलाता है। और ऐसे ही समय बीतता गया और गोपाल दिन रात मेहनत करता रहा। और गोपाल की मेहनत रंग लाती है और वह कुछ समय बाद पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है उस एरिया का। गोपाल सभी गांव वालों को अपने घर बुलाता है और कहता है, सभी गांव वालों सुनो, आज से इस गांव में किसी जमींदार और सेठ की दादागिरी नहीं चलेगी। कर्ज के लिए कोई जमींदार किसी को परेशान नहीं करेगा और किसी ने यह किया तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यह सुनकर गांव वाले खुश हो जाते हैं और गोपाल की वाहवाही करते हैं। और रामू इस प्रकार से अपने गांव को एक नया और खुशहाल जीवन प्रदान करता है।